हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, आज से हम एक नए चीज़ की शुरुआत करते हैं। ख़ास करके 10वीं बोर्ड के जो विद्यार्थी होते हैं, जिनको मैट्रिक एग्ज़ाम देना होता है, वो मैथ को लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं। मैथ को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं। और मैं एक बात बता दूं, लगभग हर साल 15-16 लाख स्टूडेंट परीक्षा में बैठते हैं, जिसमें लगभग 20% बच्चे फेल हो जाते हैं। और उसके बाद मैं एक और भी बात बताऊं आपको कि इसमें सबसे ज़्यादा फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या मैथ का ही होता है। तो आखिर क्या बात है जिसकी वजह से बच्चे इतनी संख्या में फेल करते हैं? एक मैथ का फोबिया दिमाग में बैठा रहता है, डर बैठा रहता है, कैसे कंप्लीट करें, मेरा तो ये चैप्टर छूट गया, मेरा तो कम दिन पढ़ाई हो पाया, किसी वजह से मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया। तो मैं बताता हूँ कि मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ एक सीरीज़ की तरह, एक श्रृंखला के तरह। ये लगभग 15-16 भागों में विभक्त होगा और सभी चैप्टर इससे मतलब कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी जो बुक है उस पर ये आधारित होगा और ये एक तरह से शॉर्ट्स नोट्स टाइप का होगा। और जितना बातें मैं बता रहा हूँ, अगर इस पर आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे, एक दो बार दोहरा लेंगे, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में मैथ में 100/100 आप ले आ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम पहले चैप्टर से ही शुरुआत करते हैं और यह है अध्याय 1। यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी के हिसाब से वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे इंग्लिश में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं, का अध्ययन करने के लिए दिया गया है। तो यह है क्या? तो दो धनात्मक पूर्णांक अर्थात पॉजिटिव इंटीजर के भाग की प्रमेयिका है। क्या है? दो धनात्मक पूर्णांकों के भाग की प्रमेयिका है। अब धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और पूर्णांक, ये सारी बातें हमको पहले से पता है। चलिए इस पे गौर कीजिए। क्या लिखा है? दो धनात्मक पूर्णांकों a और b दिए हों तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? q प्राप्त होंगे और r प्राप्त होंगे। कैसे? तो यह रहेगा a बराबर bq प्लस r, जहाँ पर 0 से बड़ा या बराबर होगा r के और r से बड़ा होगा b। ठीक है, एक बार फिर देख लें। तो दो धनात्मक पूर्णांकों a और b दिए गए हैं तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होते हैं कि कब? जब a बराबर bq प्लस r। कब? जबकि 0 से बड़ा बराबर है r या r से बड़ा बराबर है b। यह घबराने वाली बात नहीं है, नई बात नहीं है, पहले से जानते हैं। क्या? a को यहाँ पर मान लीजिए आप भाज्य है, यह भाज्य है। और b क्या है? तो यह b भाजक है। q क्या है? तो q है आपका भागफल। और r क्या है? तो r है शेष। अर्थात सूत्र हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष। यही है, इसमें आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। यह सूत्र निश्चित रूप से आप ध्यान में रखेंगे। क्या? तो a बराबर बी क्यू प्लस r, जब 0 से बड़ा बराबर है r और r से बड़ा बराबर है b। एक और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा है। तो यह है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अर्थात इसको अंग्रेजी में कहेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए यह क्या है? तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह बातें बहुत पहले से हम करते आए हैं, लेकिन लिखित रूप में यहाँ पर अच्छे से हम समझ लेंगे। यह
गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना ही अद्वितीय होता है। देखिए इसको हम समझाएंगे विशेष, आप घबराएं नहीं। एक बार फिर से देख लें। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना ही अद्वितीय होता है। जैसे कहने का मतलब, एक उदाहरण मैं आपको समझा दूं। जैसे 20 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है? 2 और 2 और गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5, मतलब 2 दूनी 4, 5 चौका 20। यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगर इसमें हम 5 गुना 2 करें तो भी वही मान आएगा, 2 गुना 2 गुना 5 करें तो भी वही मान आएगा। इसलिए यहाँ पर यह कहता है कि क्रम के बिना ही, आने वाले क्रम के बिना ही अद्वितीय होता है। और किसी भी जो दिया हुआ रहेगा भाज्य संख्या, उसका अभाज्य संख्याओं के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। और विशेष यहाँ पर हम समझते हैं क्या लिखता है कि अर्थात x कोई भाज्य संख्या है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इसे भी, x को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से, तो x को p1 p2 डॉट 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 pn तक अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p1 से बड़ा या बराबर होगा p2 के, p2 से बड़ा या बराबर होगा p3 के, या p3 से बड़ा बराबर होगा डॉट डॉट pn के। ठीक है। कहने का मतलब कि जैसे हमने 20 को किया था अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें किया था 2 गुने 2 गुना 5, अर्थात या तो दोनों बराबर हो सकता है या फिर इससे यह बड़ा हो सकता है। इस रूप से ज़्यादा, एक से ज़्यादा हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो यही यहाँ पर व्यापक रूप में लिखा गया है, x इक्वल टू p1 p2 डॉट डॉट pn, मतलब ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि यह बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। और क्या है, तो p1 p2 डॉट डॉट pn, ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। एक चीज़ और बात देख लेंगे हम कि अब प्रमेय देखते हैं। तो क्या कहता है, तो p एक अभाज्य संख्या है यदि a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। तो ये तो बात हम समझते ही हैं, बहुत आसान है। आप देख सकते हैं फिर से एक बार। चलिए यहाँ पर हम आपको क्या बताते हैं, तो सिद्ध करने के लिए एक प्रश्न लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन 10वीं बोर्ड अर्थात मैट्रिक की परीक्षा में निश्चित रूप से पूछता है। कभी पूछेगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 है, 2 + 3√2 है, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछता है। और यह भी 5 नंबर के लिए पूछता है। तो इसे आप अच्छे तरह से समझेंगे और इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए तो हम करेंगे कैसे। जब ये क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैं क्या किया, सबसे पहले करेंगे हल करने के लिए, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब क्वेश्चन तो दिया कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसका अपोजिट, उल्टा मान लेते हैं। तो हमने माना परिमेय संख्या है। अब इसलिए क्या करेंगे, तो 3√2 को a/b के रूप में, जहाँ b ≠ 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि p/q के रूप में परिमेय संख्या लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर a/b, और q जैसे ही 0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए b ≠ 0 होगा। देखिए अतः अब हम क्या करेंगे, तो 3√2 बराबर a/b मान लिया। क्यों? इसको परिमेय रूप में माना इसलिए। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो √2 तो यहीं रह गया और 3 यहाँ चलाया गया, तो क्या हो जाएगा, 3 में b से गुना हो गया, हमको कितना प्राप्त हो गया, तो √2 = a/3b। अब देखते हैं, चूँकि ab और 3 तीनों ही पूर्णांक संख्या है, a और b पहले ही मैंने माना था कि पूर्णांक रहेगा, तो यहाँ पर a, b और 3 तीनों ही कौन सी संख्या है, तो पूर्णांक संख्या है। इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगा।
निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हम जानते हैं p/q के रूप में रहता है परिमेय संख्या। और कब? जबकि ये पूर्णांक संख्याएं हों, तो ab और 3b पूर्णांक संख्या। अब इसलिए हम देखते हैं कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर अगर कोई भी संख्या होगा तो वह तो परिमेय ही होगा ना, जो कि एक विरोधाभास कथन है। अब यह कैसे हो सकता है कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए? ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक धनी व्यक्ति है, वह एक गरीब व्यक्ति के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अगर हम कहें कि एक एप्पल एक बनाना के बराबर होगा, नहीं, बिल्कुल गलत। तो इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि जो परिमेय संख्या था √2, यह a/3b, जो कि √2 क्या था? अपरिमेय संख्या, और a/3b क्या था? परिमेय संख्या, जिसके बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात यहाँ विरोधाभास है। ठीक है, जिस कारण से क्या होगा कि √2 जो होगा एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3√2 एक परिमेय संख्या मानना मेरा गलत था, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। समझ गए? मतलब अगर अपरिमेय संख्या अगर दिया हुआ रहेगा सिद्ध करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? पहले परिमेय मान लेंगे और फिर जो प्रक्रिया है उसके आधार पर कैलकुलेशन करेंगे, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि एक भाग परिमेय संख्या के बराबर होता है और एक अपरिमेय होता है। तो ऐसी स्थिति में विरोधाभास है, इसलिए मेरा मानना गलत था, इसलिए वह अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से करके हम क्या कर लेंगे? तो सोल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए दूसरे प्रश्न। यूक्लिड एल्गोरिदम से मसा ज्ञात करें। मसा अर्थात HCF ज्ञात करें। किस रूप से ज्ञात करेंगे? अभी हम लोग कुछ देर पहले एक सूत्र देखे थे, क्या? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर A था भाज्य, B था भाजक, Q था भागफल और R था शेष। इसी सूत्र पर, और इसे क्या कहेंगे? यूक्लिड एल्गोरिदम से मसा निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 867 और 255। इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जो बड़ा वाला भाग होगा उसको हम भाज्य के रूप में रख लेंगे, और छोटा वाला जो अंक होगा उसे हम भाजक के रूप में रखेंगे। तो यहाँ यूक्लिड भाग लेमा से, अर्थात ये सूत्र लगाएंगे, यूक्लिड भाग लेमा। तो 867 बड़ा था, इसलिए भाज्य के जगह अर्थात A के जगह पर रख दिया, और छोटा था 255, तो इसे B के जगह पर मैंने रख दिया। अब हम क्या करके देखेंगे कि 255 में कितना से गुना करें कि या तो 867 हो जाए या इससे कम हो। ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम 3 से जब गुना करेंगे तो बाकी का शेष बचेगा 102, जो कि 255 से कम है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको बताया गया था कि ये सूत्र कब अप्लाई होगा, जबकि R से बड़ा बराबर है 0 और 0 से बड़ा बराबर है आपको B। ठीक है, तो यहाँ पर जो भागफल होगा वह शेष से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 102 हो गया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे कि अब जहाँ पर ये जो भाजक था 255, इसको अब भाज्य के रूप में रखेंगे, और जो शेष था इसे भाजक के रूप में रखेंगे। तो A के जगह पर यहाँ देखिए 255 रख दिया, और B के जगह पर मैंने कितना रखा? 102। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 102 में कितना से गुना करें कि या तो 255 हो या उससे कम हो। तो जब 2 से गुना करेंगे तो बाकी का शेष 51 बच जाएगा। अब हम ये प्रक्रिया कब तक करते रहेंगे? जब तक कि शेष शून्य के बराबर नहीं हो जाए। हाँ, सही सुना आपने, शून्य के बराबर नहीं हो जाए। तो पुनः हम करेंगे, यह प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। अब जो 102 जो भाजक का कार्य कर रहा था, यहाँ पर भाज्य के जगह पर लिख देंगे, अर्थात A के जगह पर, और B के जगह पर कितना लिखेंगे? तो 51 को रखेंगे। अब फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो हम देखते हैं कि 51 में 2 से करते हैं तो 102 आ जाता है, अर्थात खत्म हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस शून्य कर देंगे। अब आप देख रहे हैं क्या हुआ? शेष के जगह पर शून्य आ गया, इसलिए अब इस प्रक्रिया को हम रोक देंगे, क्योंकि मैंने जो चाह रहा था वहाँ तक पहुँच गया। तो यूक्लिड एल्गोरिदम के अनुसार शून्य आ जाने पर मसा प्राप्त हो जाता है। चूँकि अंतिम अशून्य शेष 51 है, अतः मसा भी 51 होगा। कहने का मतलब कि जो भाजक के रूप में इस्तेमाल किया गया यहाँ 51, और इसमें 2 से गुना किए
तो शेष अब कितना बचा 0, तो जो भाजक के रूप में आएगा अर्थात बी के स्थान पर वही आपका मस हो जाएगा HCF। तो इस तरह से यहाँ पर HCF 51 हो गया। ठीक है, एक दो बार इस वीडियो को आप देख लेंगे, निश्चित रूप से अच्छा से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और जब फिर परेशानी होगी तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करके बना दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई परेशानी होगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या कहता है कि अंक गणित के मूलभूत प्रमेय का प्रयोग कर 392 और 3216 का मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यह यूक्लिड नहीं है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको आया यह है मूलभूत प्रमेय से संबंधित। ठीक है, देख लेंगे इसको भी किस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ मूलभूत प्रमेय के प्रयोग के द्वारा मौसल निकालने में सर्वप्रथम दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम लिखते हैं। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए कि एक संख्या है, कितना दिया हुआ है, तो 392 है। ठीक है, 392, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझ लीजिए ना कि इसका लॉसर टाइप से आप निकाल लेंगे, इस तरह से करके 2 से लगाएंगे फिर लगाएंगे। तो इस तरह से आप करेंगे तो देखिए आ जाता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। अब जब इस तरह से आ गया अभाज्य गुणनखंड तो इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 बार आया है इसलिए 2 के पावर 3, और 7 2 बार आया है इसलिए 7 के पावर 2। ठीक उसी तरह फिर कर लेंगे दूसरा जो संख्या था 3216, 3216 का भी करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 67। अब यहाँ पर करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2 का घात 4 हो जाता है क्योंकि 4 बार 2 आया, और फिर गुना में 3 रह गया और एक 67 रह गया। हमें क्या प्राप्त करना था, तो हमें तो मसा निकालना था ना, HCF। तो क्या करेंगे, इन सबों का हम देख लेंगे कि यह दोनों में, ठीक है, दोनों जो अभाज्य गुणनखंड किया गया है उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सबसे छोटा घात वाला कौन होगा। तो 2 के पावर तो यहाँ पर 3 था और उसके बाद 7 के पावर 2 है। इसमें देखते हैं कि 2 के पावर 4 है, तो अर्थात दोनों में कम होगा कौन, उभयनिष्ठ गुणनखंड का सबसे छोटा घात वाला। तो 2 के पावर 3 तो इसमें शामिल ही है, तो अर्थात 2 के पावर 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 के पावर 3 ही मसा होगा। ठीक है, और जब इसको गुना करेंगे 3 बार तो यह 8 हो जाएगा, अर्थात इसका मसा 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या देखते हैं कि इससे हमको अगर लॉसा निकालना होगा तब क्या करेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र होता है लॉसा गुना मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। जैसे यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो लॉसा में मौसा का गुना होगा बराबर 2 संख्याओं के गुणनफल, ये सूत्र होता है। इसी पर रख देंगे, दोनों संख्या गुणनफल करेंगे तो 392 गुना 3216 हो गया, और नीचे जब यहाँ मौसा दिया हुआ है तो मौसा तो आपको फ्रेंड्स 8 आ गया ना। तो जब इसको गुना कर देंगे 392 3216 से तो आपको यह मान प्राप्त होता है, और फिर उसमें 8 से भाग दे देंगे। देने के बाद आपका कितना आ जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,57,584। हाँ फ्रेंड्स, यही आपका लॉसा है। तो इस तरह से आप मौसा और लॉसा दोनों ज्ञात कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है लॉसा गुना मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यूक्लिड, सबसे पहले हमने क्या देखा था यहाँ पर, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किस तरह से हम हल कर पाएंगे, मौसा निकाल पाएंगे। और दूसरा मैंने देखा यहाँ पर, तो ये रहा आपका मूलभूत प्रमेय का प्रयोग करके मौसा ज्ञात करना। तो इस तरह से आज इस जो हम NCERT का पूरा A to Z सॉल्यूशन कंसेप्ट समझा करके बताएंगे, उसका आज ये पहला कड़ी था। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लग रही है या आपको कुछ फ़ायदा होगा तो आप लाइक कमेंट और शेयर कर देंगे, और मुख्य रूप से मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता है। और आपको मैं निश्चित रूप से ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको अगली आने वाली जो बोर्ड की परीक्षा 10वीं की मैट्रिक है उसमें 100 में 100 आप
गारंटेड प्राप्त करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और भी इस तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले चैप्टर में हम लोग देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो अध्याय 1 का ये पार्ट यहाँ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।